नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका रेडकस न्यूज में। मैं आपके साथ हिमानी दस्त। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है हरिद्वार के बहुत ही सक्रिय पार्षद राजेश शर्मा जी, जो कि नगर निगम पार्षद के उपनेता भी है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और सबसे पहले आपको धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने दोबारा से इतना कीमती वक्त हमें दिया और दोबारा आप हमारे स्टूडियो में आए। तो आज की जो चर्चा है उसकी शुरुआत मैं इस तरह करना चाहूंगी कि हरिद्वार में बहुत ही सक्रिय पार्षद के रूप में आपकी पहचान है। तो क्या इसका राज्य प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी की कोर रणनीति में रहने का परिणाम है? हिमानी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने एक बार फिर मुझे मौका दिया है रैंकर्स न्यूज आने के लिए। और दूसरा धन्यवाद इस बात में कि आपने कहा कि सक्रिय राजनीति में रहता हूं, इसके लिए आपका धन्यवाद। अब विषय आ जाता है, देखिए कोई भी जब व्यक्ति किसी भी फील्ड में होता है, चाहे वो राजनीतिक फील्ड में हो, व्यापारिक फील्ड में हो या किसी नौकरी में क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति को अपना आइडल बनाना पड़ता है। और निसंदेह हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी जो है, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे राजनीतिक गुरु हैं तो कोई गलत बात भी नहीं है। आज मेरा जो राजनीतिक कैरियर यहाँ तक पहुँचा है और राजनीति की जो बारीकी मैंने सीखी, निश्चित रूप से उनसे ही सीखी है कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में आप जनता के बीच में कैसे रहते हैं, जनता की भावना को कैसे समझते हैं, उनके लिए काम कैसे करते हैं, उनको हम संतुष्ट कैसे कर सकते हैं, और दूसरा राजनीतिक संगठन में आप किस रूप में काम कर सकते हैं कि आप आगे राइज करें, तो निश्चित तौर पे उनसे ही सीखा है। लोगों की आप पार्षद में सबसे पहली पसंद हम कह सकते हैं, क्योंकि 2 बार आप पार्षद चुने जा चुके हैं। तो राजनीति स्तर पर तो लोग आपको पसंद करते ही हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि किचन में भी आप बहुत अच्छी राजनीति करते हैं। और इसका कारण क्या है कि घरेलू स्तर पर भी लोग आपको पसंद करते हैं, मतलब मैनेज कैसे करते हैं आप? हिमानी जी, बेसिकली क्या होता है ना कि आप जब जनता के बीच में जाते हैं पहली बार, तो एक राजनीतिक रूप में जाते हैं, आप राजनीतिक सोच लेकर जाते हैं, राजनीतिक आपके संबंध बनते हैं। तो अब लगातार जब आप लोगों के बीच में जाते रहते हैं, चुनाव जीतते हैं, फिर जा रहे हैं, संगठन के रूप में भी जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों से एक व्यक्तिगत जुड़ जाते हैं जी। जब आप लोग से व्यक्तिगत जुड़ जाते हैं तो लोग आपको अपने घर की तरह समझकर आपको अपने व्यक्तिगत काम बताने लगते हैं, परिवार के काम बताने लगते हैं। तो बिल्कुल निश्चित है कि मैं जब लोगों के बीच में बैठता हूँ, मुझे घर की अपनी कुछ व्यक्तिगत प्रॉब्लम बताते हैं, फैमिली के प्रॉब्लम बताते हैं, तो परिवार के सदस्य की तरह मैं उसका सोल्यूशन निकालता हूँ, निराकरण करने की कोशिश करता हूँ। और अच्छा भी लगता है जब कोई आदमी तो आपको घर की तरह समझता है, तो आप इसको किचन में कह लीजिए या घर के सदस्य की तरह कह लीजिए, तो एक परिवार की तरह जब लोग समझते हो, अपना आपको बड़ा गर्व महसूस होता है। सर, हरिद्वार शहर के एक बड़े वर्ग का मानना है कि अगर राजेश शर्मा को मेयर पद के लिए टिकट मिलता है तो आपकी जीत पक्की है। खासकर आप जिस वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, ब्राह्मण समाज, उनका ऐसा मानना है कि जब से उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई है तब से यहाँ पर सभी वर्गों को मेयर पद के लिए मौका मिला, लेकिन बीजेपी पार्टी ने अभी तक किसी भी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को मौका नहीं दिया है। तो उनका ऐसा मानना है कि अगर ब्राह्मण समाज से आपको टिकट मिलता है तो आप एक मजबूत दावेदार बन सकते हैं। मानी जी, सबसे पहले तो चलो आपने क्वेश्चन अच्छा किया है, धन्यवाद आपका। देखिए, सबसे पहले तो मैं ब्राह्मण समाज के जिन लोगों ने बात की उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि मैं ब्राह्मण समाज से मैंने जन्म लिया है। लेकिन देखिए, कुछ डिसीजन पार्टी के होते हैं, हर वर्ग को पार्टी सम्मान देती है। भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग को सम्मान दिया है। और जैसे कि अगर पार्टी मुझे कोई जिम्मेदारी देती है, मेरे के लिए मेरी भी इच्छा है, लेकिन अभी इच्छा नहीं है। हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, चाहे वो व्यापार में आगे बढ़े या नौकरी में आगे बढ़े, तो राजनीति में भी कहने का आदमी आगे बढ़ना चाहता है। और मेरा भी भविष्य में ये एक आदमी टारगेट लेके चलता है कि आगे क्या बढ़ना है। तो पार्षद लड़ते हुए लोगों ने मुझे काफ़ी प्यार दिया है, तो एक उम्मीद उनकी जो है कि आगे मुझे मेयर का टिकट मिलेगा, तो निस्संदेह उस पर मैं अपनी निष्ठा से, ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाऊंगा। और जितना भी हो सकता है पार्टी के लिए जो मुझे आदेश देगी पार्टी, तो निश्चित रूप से उस पर कार्य करता रहूंगा जी। एक मैं पर्सनली सवाल ये पूछना चाहूंगी कि ऐसे क्या मुख्य कार्य रहेंगे अगर आप मेयर पद की दावेदारी करते हैं और जीत हासिल करते हैं, तो किन कार्यों को प्रमुखता देंगे, प्राथमिकताएं देंगे? हिमानी जी, अभी इतना कार्यकाल मेरा नगर निगम में हुआ है जी, तो मैंने कई विषयों को बड़ी बारीकी से देखा है कि छोटी छोटी जो समस्याएं वार्डों में होती हैं, हमेशा मैंने देखा कि उनके लिए एक पार्षद को बड़ा जूझना पड़ता है, क्योंकि उसमें मैं भी आज वर्तमान में पार्षद हूँ, तो उसमें
कहीं ना कहीं ये देखते कि इच्छा तो हमारी बड़ी होती है, हम अपने वार्ड में विकास कार्य करें, तो लेकिन हम वार्ड की सोच को लेकर उस काम को करते भी हैं, लेकिन बात में पूरे अगर नगर निगम क्षेत्र की करूँ तो निश्चित तौर पर बहुत काम है करने के लिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लोगों ने, मैं नहीं कहता, जो मुझसे पहले नगर निगम में जो मेयर भी रहे हैं और वर्तमान में जो हमारी मेयर है, प्रयास भी करते, लेकिन उस उद्देश्य को अभी तक कोई पहुंच नहीं पाया जो कि उनको उसको पूरा करना चाहिए। और मेरा एक विजन है, अगर पार्टी आगामी नगर निगम के चुनाव में एक जिम्मेदारी मुझे देती है तो निश्चित तौर पे जो मेरा एक विजन है, जो मेरा एक उद्देश्य है, नगर निगम को आने वाले समय में वो चीज मिलेगी जब तक शायद जिस चीज के लिए वहाँ की जनता तक महरूम है। जी, यहाँ पे मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि पिछले मेयर काल में जो मेयर ने परफॉर्मेंस दी थी वो इस बार हरिद्वार में नहीं दिखी, तो इसका कारण अन्य चुनौती है या फिर मेयर? देखिए, जो पिछला कार्यकाल था, मनोज गर्ग जी मेयर थे, भारतीय जनता पार्टी के मेयर थे, काफी उन्होंने मेहनत की है और पूरे बोर्ड को, चाहे भाजपा का पार्षद तो या कांग्रेस का पार्षद, सबको लेकर चले और कहीं उन्होंने विकास कार्य शहर के लिए किया है। अगर हम बात करें वर्तमान में मेयर महोदय की, तो एक महिला होने के रूप में निसंदेह अच्छी महिला है, व्यवहारिक महिला है, लेकिन अगर राजनीतिक सोच लेकर चलो तो मुझे बड़ा दुख होता है कि वो अच्छी समझदार महिला होने के नाते भी वो राजनीतिक सोच नहीं रखती, वो अपने डिसीजन पावर अपने आप नहीं रख पाती। प्रॉब्लम ये आती है कि वो कुछ भी अगर बात करेंगे, कुछ भी डिसीजन सबसे पहले अपने पति से पूछेंगे। और हमने कई बार कहा, देखिए ठीक है, पतिदेव उनके राजनीति कांग्रेस की करते हैं, संगठन की राजनीति करें, निगम इंटरफेयर ना करें, क्योंकि ना तो वो पार्षद है ना कोई प्रतिनिधि है, तो स्वतंत्र रूप से मेरे मदद को काम करने दे। मुझे उम्मीद है कि और स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे, निसंदेह शहर का विकास होगा, नहीं तो जितने साल गुजर चुके आने वाले साल भी ऐसे ही रहेंगे। जी, वर्तमान में जो आम आदमी पार्टी है वो कांग्रेस से कहीं ज्यादा सक्रिय दिख रही है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए कौन सी टक्कर की पार्टी हो सकती है? हिमानी जी, भी आपने देखा होगा कि मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, ये मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में मैसेज आता है कि 6 महीने पहले ही आपने देखा, जैसे चुनाव आ गया, दिसंबर के आसपास शायद आचार संहिता लग जाए, तो कांग्रेस पार्टी भी आ गई, आप पार्टी भी, अन्य पता नहीं कितने दल आएंगे। आप इनका स्लोगन पढ़िए तो आम आदमी पार्टी का हरिद्वार में अगर हम बात करें तो सिर्फ एक चीज लेकर चले, 300 यूनिट बिजली फ्री, सिर्फ ये चीज। कांग्रेस का भी कोई मैनिफेस्टो सामने आया ही नहीं कि उनको क्या जनता के बीच में जाना है। और हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में लेके बात करें, स्टेट में लेके बात करें, शहर में लेके बात करें या वार्ड स्तर पर बात करें, तो बात करेंगे विकास की। हम लोगों ने विकास कार्य किए हैं, निसंदेह विकास कार्य को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, अपने किए हुए कार्य जनता के बीच में बताएंगे और आने वाला मैनिफेस्टो हमारा क्या है, हमारा आने वाले उसमें क्या उद्देश्य है, हमें जनता के बीच में आने वाले क्या काम बता के करने हैं, तो हमारा है। लेकिन उनका इस तरीके का कोई मैनिफेस्टो तैयार बिल्कुल नहीं है। अब आप पार्टी 300 यूनिट लेकर चल रही है, वो ये नहीं बता रही है शहर में या उत्तराखंड में क्या विकास कार्य करने हैं। आप दिल्ली की बात कीजिए, सरकार है आम आदमी पार्टी की, और अभी मैं मीडिया के माध्यम से देख रहा था कि जहां एयरपोर्ट पे भी पानी भरा हुआ हो तो पार्टी का विकास कार्य करेगी। तो हमारा किसी से कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आएगी। विकास कार्य जनता के बीच में हमने किए हैं और आने वाले मैनिफेस्टो में हमारा विकास कार्य का ही रहेगा। जी, यहाँ पे मैं अपना आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि शहर के अंदर बिजली पानी की सुविधाओं के लिए कहीं ना कहीं सड़कों को खोद दिया जाता है। विकास कार्य हालांकि जरूरी है, लेकिन खोदने के बाद सड़कों की मरम्मत नहीं की जाती है, उन्हें बंद नहीं किया जाता और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा पार्षदों को भुगतना पड़ता है। तो इस समस्या के निवारण के लिए क्या ठोस उपाय हो सकते हैं? ये हिमानी, निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा, मैं कुछ हद तक सहमत भी हूँ कि कहीं नए गड्ढे खुदे हुए हैं, लेकिन उनकी संख्या काफी कम हो गई है। देखिए, जब आप जमीन के नीचे कोई कार्य करते हैं, विकास कार्य, तो जमीन के नीचे क्या चीज है आप नहीं पता लगा सकते। आज अगर मैं फॉर एग्जांपल अंडरग्राउंड विद्युत लाइन के लिए गड्ढा खोदना, तो गड्ढा खोदते समय हमें पता लगता है सीवर भी चौक हो रखी है, पानी की लाइन में लीकेज है, जो कि ऊपर पता नहीं लग पाती। तो अंडरग्राउंड हमें पहले विद्युत की लाइन डालने के लिए सबसे पहले उन दोनों लीकेजों को ठीक करना पड़ेगा, जिसकी वजह से थोड़ा कार्य लंबा खींच जाता है। सिर्फ ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, काफी हद तक इन चीजों में सुधार किया गया है, संबंधित विभाग से बात की गई है और जितने गड्ढे दिखकर खुदे जाकर मुझे लगता है काफी हद तक बंद हो गए और इसमें और सुधार करने की आवश्यकता भी है।
जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। फिलहाल वक्त हो गया है कि अपने दर्शकों से इजाजत लें। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, और इसी तरह के कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको रूबरू कराऊंगी हरिद्वार शहर के प्रसिद्ध और सक्रिय नेताओं से। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए रैंकर्स न्यूज। नमस्कार।